आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। इसमें हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ चुके हैं, ये जो कि दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम समझ चुके हैं कि स्त्री का जो गोत्र होता था एक ब्राह्मणी पद्धति जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। और गोत्रों के जो दो नियम भी थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र मानना होता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुकी हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था हमने? स्त्री का जो गोत्र हुआ करता था ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार हुआ करता था। किसी ऋषि मुनि के नाम पर एक जो कि वैदिक ऋषि के नाम पर गोत्र माना जाता था, उस गोत्र के वंशज माने जाते व्यक्ति लोग। और विवाह के पश्चात स्त्री को अपना पिता का गोत्र छोड़ करके पति का गोत्र अपनाना होता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं। इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं उस समय। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था कि सातवाहन राजाओं को अपने मातृ नाम माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। मतलब जो उस सातवाहन राजा थे ना, वहाँ पर माता महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनको माताओं के नाम से जाना जाता था, जिससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं। किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवांशिक होता था। मतलब जो सातवाहन राजा हुआ करते थे उनको मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, उनके नाम के आगे माता का नाम लगाया जाता था, इसलिए वहाँ पर जो कि माता महत्वपूर्ण थी। और वहाँ का जो उत्तराधिकारी होता था जो कि पितृवांशिक था, मतलब पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपुत्र, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो उस समय ऐसे जो कि माता महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, अगला टॉपिक है जो कि हमारा सामाजिक विषमताएं। अब सामाजिक विषमताएं मतलब जो कि समाज में कौन कौन सी विषमताएं थी, मतलब समाज में क्या क्या होता था क्या नहीं होता था, वह सब जो कि हम पढ़ेंगे। तो वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, तो वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वह कैसी थी, उससे लोग अच्छे तरीके से रहते थे या नहीं, तो उस समय के बारे में था। तो आप जाति शब्द से परिचित तो होंगे, जो कि एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है, जो कि जातियों के बारे में उस समय था। ठीक है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक देवीय व्यवस्था है। सूत्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभव जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। अब वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह होता था जो कि जाति से आप तो आप होंगे नहीं, जाति के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जो कि विभिन्न प्रकार की जाति हुआ करती थी। तो वर्ण व्यवस्था में यह बताया गया कि सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाया गया है कि सामाजिक उस समय कौन कौन से वर्गों में बटा हुआ था। तो समाज जो कि उस समय कई सारे वर्गों में बटा हुआ था। कुछ उच्च ब्राह्मण हुआ करते थे, कुछ वैश्य, कुछ शूद्र, और कुछ जो कि ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे जो कि उनको ऊंचे स्थानों पर रखा जाता था। कुछ ऐसे जो कि शूद्र हुआ करते थे जिनको नीचे स्थानों पर रखा जाता था, उन्हें उतने अधिकार नहीं हुआ करता था अपना अच्छे से तरीके से जीवन जीने का। तो उस समय जो कि सामाजिक विषमताएँ थी ना, भिन्न भिन्न हुआ करती थी, सामाजिक विभिन्नताएँ थी। वर्ण व्यवस्था में काफ़ी समाज को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा उचित जीविका। उचित जीविका का मतलब क्या है? अच्छा तरीका, जीवन जीने का अच्छा तरीका। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान लेना, दान देना। ठीक है, क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दीक्षा देना। और अंतिम कार्य जो कि वैश्यों का के लिए थे,
साथ ही उसने कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था, मतलब व्यापार भी कर सकते हो। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों वर्णों की सेवा करना। अब क्या था वर्ण व्यवस्था के अनुसार कि ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य हुआ करता था वेदों को पढ़ना, शिक्षा, यज्ञ करवाना, दान देना और लेना, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों का कार्य था। अब क्षत्रिय मत का जो कि रक्षा करती है, तो क्षत्रियों का कार्य जो कि कर्म, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दीक्षा देना, तो यह जो कि क्षत्रियों का कार्य हुआ करता था। और अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनमें गौपालन, व्यापार, कर्म, अपेक्षा आदि कार्य जो कि करवाना जो कि वैश्यों का कार्य होता था, ठीक है। अब इन तीनों वर्णों की जो सेवा करने का कार्य था ना, वह शूद्रों का था। तो शूद्रों के लिए मात्र एक ही कार्य था, तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस समय जो कि सामाजिक विषमता ऐसी थी और उनकी उच्च जीविका थी, मतलब 3 वर्ण उच्च थे और एक वर्ण जो कि काफ़ी निम्न अवस्था में था। तो इस समय की जो कि वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन और विषमताएं भी देखने को मिलती हैं। अगला जो कि हमारा टॉपिक है अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा का मतलब क्या होता है, जो कि क्षत्रिय नहीं है, केवल अक्षत्रिय है, ठीक है, जो कि क्षत्रियों की श्रेणी में नहीं आती। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बात के बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया जाता है कि क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। सुग और कर्व, जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थक और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता है। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे, किंतु संस्कृत के जो संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रमान लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीवारूढ़ द्वारा का वर्णन किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। अब क्या था ना, जो कि अक्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे वो केवल क्षत्रिय नहीं होते थे, कुछ राजा अक्षत्रिय भी हुआ करते थे जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, अपनी जो कि एक शासन व्यवस्था के रूप में पूरे भारत को मात दिया था, ठीक है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनुष्ठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के धर्म का ग्रहण करने वाला बताया। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन ने के परिवार से अपने विवाह संबंध स्थापित किए। अब जो कि एक सातवाहन राजा हुआ करते थे, जो कि प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनुष्ठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के धर्म का ग्रहण करने वाला भी बताया, और उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई, किंतु वह फिर भी रुद्रदमन ने परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए, ठीक है। फिर जैसा आपने जो कि उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर भी आत्मसत्ता होना बहुत एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए था, ठीक है। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था को मर्यादा बनाए रखने का दावा करती थी, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से भी बाहर थे, और जैसा हमने देखा है कि अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि वह विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। मतलब जो कि अंतर विवाह पद्धति का पालन करना, अपने गोत्र के अंदर विवाह करना, ठीक है। बाहर विवाह मतलब अपनी कुल जाति और वर्ण से जो कि बाहर विवाह करना बाहर विवाह कहलाता था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगले पार्ट में।